लिखा है, विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए आपने चूसने की विधि जो बताई और आपने कहा कि इस विधि से यौन विकृतियों से मुक्त हुआ जा सकता है। कृपया इसे विस्तार से समझाने की कृपा करें। चूसना या शकिंग, शिव ने जब इसकी बात की तो उन्होंने इशारा किया कि ये प्राथमिक घटना है व्यक्ति के जीवन। ब्रेस्ट फीडिंग पहली घटना है व्यक्ति के जीवन। जब बच्चा इस संसार में आ रहा है तो शरीर से संपर्क, बाहरी शरीर से संपर्क पहली बार उसका इसी माध्यम से हो रहा है, चूसने के माध्यम से, अपनी माँ के स्तन के माध्यम से। उसकी इमेजेस उसके ऊपर जा रही हैं और फिर ये घटना उसके जीवन का आधार बनने वाली है। इस घटना के बीच एक ब्रिज भी है, उसको भी समझना। बच्चा अभी अभी गर्भ से आया है, दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह से आया है, या कहें कि स्वर्ग से आया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदू दर्शन में विष्णु के क्षीर सागर में लेटे रहने की जो परिकल्पना है वो बच्चे के गर्भ में लेटे होने से ही निकली, क्योंकि वहां पर तुम जितनी शांति, जितने सुकून और जितनी समृद्धि में हो उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। तुम बस हो, इतने हो अपनी बीइंग में कि सांस लेने की भी तुमको जरूरत नहीं, खाने की तो जरूरत है ही नहीं। एक सूक्ष्म प्राण ऊर्जा, माँ के शरीर से पोषण तुमको मिल रहा है, तुम तैर रहे हो, शांति में हो, इससे ज्यादा लग्जरी और क्या है। फिर मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ध्यान और समाधि के जितने भी खोजें मनुष्य ने भविष्य में की, वो उस गर्भ की अवस्था को ही फिर से अनुभव करने की चेष्टा। तो इतने शांति, ठहराव और समृद्धि के बाद बीच का जो पड़ाव है बड़े ही उपद्रव का, बड़े ही उलझन का, बड़े ही तनाव का। और उस तनाव के बाद तुम सोचो जैसे प्रलय आ गई हो और उस प्रलय के बाद जैसे सब कुछ मिट गया हो और फिर तुमको कुछ जीवनदायी मिल जाए। तो पहली बार जब बच्चा माँ के स्तन से दूध पीता है तो तुम कल्पना नहीं कर सकते तब वो किस दुनिया में हो। अभी अभी वो एक दुनिया से आया था, बीच में प्रलय गुजर गई और अब वो फिर से जीवनदायी पोषण के संपर्क में आया है, शरीर के संपर्क में आया है, शरीर की गर्माहट के संपर्क में आया है, अलाइवनेस के संपर्क में आया है, वो जीवन के संपर्क में आया है। अभी जो अलाइवनेस थी वो शरीर के भीतर से उसने जानी थी, अब वो अलाइवनेस वो शरीर के बाहर से जानी है। प्राण का प्रवाह पहले भीतर जाना था उसमें, वो एक घटना थी। अब प्राण का प्रवाह वो ऊपर से जान रहा है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में स्पर्श का एक आकर्षण अदम्य ढंग से प्रवेश कर गया है। स्पर्श का आकर्षण स्पर्श के लिए नहीं है, स्पर्श सेक्सुअल भी नहीं है, स्पर्श यौन जनित नहीं है, स्पर्श केवल प्राण को अनुभव करने की एक कोशिश। अलाइवनेस को महसूस करने का एक ढंग।
बच्चे ने चूसने के माध्यम से पहली बार उस अलाइवनेस को महसूस किया। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने शरीर को स्पर्श करता है और अपने शरीर के स्पर्श से वो सुख की कल्पना करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में इसके सब डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उनका अपना नजरिया है देखने का। मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन से ही बच्चा अब जीवन की तलाश में लगे है, और ये जीवन की तलाश अगर पूरी नहीं होती है तो बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं। यौन विकृति उसमें से बस एक मात्र है, क्योंकि पहला इंप्रेशन सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है। तो इसलिए जीवन पर्यंत वो जो स्त्री शरीर की छवि है, वो जो इमेज है, ना तो उससे स्त्रियां मुक्त हो पाती, ना पुरुष मुक्त हो पाते, क्योंकि माँ के शरीर के संपर्क में लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, और माँ तो स्वयं है ही मीडियम माध्यम। उन दोनों के अंदर एक अजीब सी उथल पुथल और हलचल है। उसके कारण अगर व्यक्ति के जीवन में प्राण ऊर्जा का ठीक ठीक प्रवाह ना हो और शरीर से संपर्क ठीक ठीक विकसित ना हो, अब शरीर से संपर्क की बात जब उठती है तो ये फिर एक बड़ी अड़चन की बात हो जाती है। इस शरीर को हमने सीमित करके देखा कि जैसे एक शरीर, बच्चा पैदा हुआ, चूसने की घटना से शुरुआत की उसने, और फिर तुम देखो कि बच्चे थोड़ा सा चलने लगे तो कभी मिट्टी खाएंगे, कभी कुछ भी खाएंगे, वो हर चीज मुंह में डालना चाहते हैं। तुम्हें समझ में नहीं पड़ता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वो हर घटना को अपने स्पर्श, अपने मुंह के स्पर्श से, चूसने के स्पर्श से ही महसूस कर रहे हैं, और हम उनको हर तरफ से रोकते हैं, हर तरफ से। ना हम उनको मिट्टी में खेलने देते, ना हम उनको प्रकृति के संपर्क में आने देते, हम माँ के भी संपर्क में उनको ठीक से नहीं आने देते, अपने शरीर के संपर्क में भी उनको ठीक से नहीं आने देते, हम हर तरफ से उनको रोक लेते, और तब विकृतियां प्रवेश करती हैं। यौन विकृति की जो बात है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर स्पर्श की जो इंद्रिय थी, जो स्पर्श का एक परिपक्व हो जाना था, उसके पूरे ना हो जाने के कारण घटती है। इसलिए तुम देखो कि लोग एक दूसरे के स्पर्श से कितने घबराए हुए, कितने आतंकित, और चोरी छुपे स्पर्श करने की कितनी चेष्टाओं में लगे हैं। बस में ट्रेवल करो, ट्रेन में जाओ, अच्छी जगहों पर जाओ, कम पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कुछ न कुछ सब ऐसे व्यग्र बेचैन तुमको दिखाई देंगे, जो चोरी छुपे बस एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये विकृति क्यों है? क्योंकि वो जो स्पर्श प्रारंभ हुआ था माँ के साथ, माँ के अंदर भी पूरा नहीं हुआ और बच्चों के अंदर भी पूरा नहीं हुआ। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब पहली बार घटना घटती है स्तनपान की, तो कुछ केमिकल्स, कुछ रसायनों के माध्यम से एक स्थिति बनती है जो लैक्टेशन को भी, दूध के बनने को भी सक्रिय करती है। और एक घटना और घटती है कि जो केमिकल और हार्मोनल एक्टिविटी है, जो चेहरा, जो बच्चा उसके पास है, उसके प्रति उसके अंदर एक लगाव, उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस को भी निर्मित करती है। अगर वो लगाव और एक्सेप्टेंस ना हो तो मुश्किल भी है। कोई माँ कैसे किसी बच्चे को फीड करा सकती है अगर उसको लगाव भी नहीं हो? तो उस चेहरे का एक इम्प्रेशन उसके अंतर्मन में, उसके सेलुलर मेमोरी में
स्टोर हो जाता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। इसीलिए माएँ अक्सर मुक्त नहीं हो पाती उन छवियों से, उन इमेजेस से। लोग कहते हैं कि माँ बहुत प्रेम करती हैं, ये ठीक है, प्रेम करती हैं, सचमुच करती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पहली बार वो इमेज उनकी सेलुलर मेमोरी में चली गई है, वो चेहरा, वो स्पर्श, वो उसको नहीं भूल सकते। इसी तरह से तुम जब भी जीवन में पहली बार किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हो, उसका डेटा, उसकी मेमोरी तुम्हारे अंदर स्टोर हो जाती है। अगर वो अच्छी हुई तो तुम उसको तलाशते हो जिंदगी भर, अगर वो बुरी हुई तो तुम जिंदगी भर उससे बचने की कोशिश करते हो। ये दुर्घटना घट जाती है। अगर स्पर्श का एक ढंग बहुत अच्छा किसी के अनुभव में आ गया तो वो जीवन पर्यंत उसकी तलाश करेगा, और स्पर्श का एक ढंग अगर बुरा आ गया तो जीवन पर्यंत वो उससे बचने की चेष्टा करेगा। बच्चे तो बेचारे जब फीडिंग के लिए ले जाए जाते हैं तो बड़े दुर्व्यवहार के साथ वो यातना से गुजरकर वहां तक पहुंचते हैं, इसलिए वो उस समय बहुत महसूस करने की स्थिति में नहीं होते हैं। डॉक्टरों ने, नर्सों ने उनको उल्टा लटका रखा होता है, उनको तरह तरह से परेशान कर रखा होता है। माँ भी असमंजस में है, बहुत सारी बातों को लेकर अभी उसके अंदर भी स्पष्टता नहीं है, और उस सारे असमंजस यंत्रणा के बीच एक संपर्क घटता है जो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए स्पर्श के अंदर तुम देखो मानसिक तौर से यंत्रणा भी शामिल हो गई है, पीड़ा भी शामिल है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तुम किसी को गले से लगाना चाहो, सुखदायी है, लेकिन छूटना पीड़ादायी है। छूटना पीड़ादायी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गले से लगना और उससे हटना एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। लेकिन उस सारे घटनाक्रम को अगर देखें तो जो बच्चा जन्म लेकर अभी आगे की प्रक्रिया में गया हुआ है वो बड़े आतंक में है। और एक और बात तुमको बताना चाहूँगा कि अक्सर मृत्यु के बाद लोग एक मेमोरी अनुभव करते हैं टनल के अंदर प्रवेश करने की और उसके एंड पर लाइट देखने की। अक्सर जो लोग एनडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाते हैं, वो अनुभव करते हैं कि जैसे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए और उसके आखिरी सिरे पर उनको रोशनी दिखती है। ये घटना भी करीब करीब वैसी ही है कि गर्भ के अंधेरे से, एक टनल से, एक सकरे रास्ते से बच्चे का इस संसार में आना जहाँ वो रोशनी देखता है, इसकी छवि उसके अचेतन मन पर इतनी गहरी पड़ चुकी होती है कि मृत्यु के क्षण फिर वो ऐसा ही अनुभव करता है जैसे वो रिवर्स आर्डर हो। ये एक अलग विषय है जिसमें बहुत सारी बातें समझाई जा सकती है, लेकिन ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि जो इमेजेस हैं वो बड़ा असर डालती हैं। तो अगर सारी प्रक्रिया को बहुत ध्यानपूर्वक हम विकसित करें, बच्चे को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दें और माँ को भी स्टेबलाइज होने दें, डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी लोग आसपास हैं वो सब स्थिर हों, मेडिटेटिव हों, तो बच्चा उस यंत्रणा से, उस आतंक से मुक्त हो सकता है। और जिस स्पर्श को वो अभी पहली बार जीवन में अनुभव करने वाला है, वो उसके लिए किसी क्राइसिस की तरह ना होकर एक जीवन की सहज स्थिति की तरह हो सकता है। तब यौन विकृति, आक्रमण, किसी दूसरे को पकड़ना, मॉलेस्टेशन, अटैक, ये सब समाप्त हो जाएंगे। अभी इमेज यातना से निकली है तो बच्चा जब माँ के पास पहुँच रहा है तो बस वो कस के, हालांकि अभी कस के नहीं पकड़ सकता है, लेकिन अपने विचारों और भावों से ही बस उस शरीर के हिस्से को ऐसे पकड़ कर रखना चाहता है कि कुछ छूट ना जाए। आतंक है।
उसको विदा किया जा सकता है मेडिटेटिवली।